गांव में महेश नामक एक किसान अपनी पत्नी ललिता और 2 बच्चों सोनू और खुशबू के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके घर के पास ही उसका छोटा सा खेत था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुबह जब महेश खेत जाने के लिए निकला तो ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अरे वाह रे सर्दी, अभी तो बस नवंबर शुरू हुआ है और ठंड ने तो हड्डियां जमा दी। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं महेश जी, इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लग रहा है। हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। सोनू और खुशबू को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। हाँ ललिता, वो तो ठीक कह रही हो। कल ही सोच रहा था कि बच्चों के लिए मोटे कंबल खरीद लाऊं, पर मंडी में गेहूं के दाम इतने गिर गए हैं कि उधार ही लेना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा तब शायद कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए। हाँ, हम लोग दिन रात खेतों में मेहनत करेंगे और कैसे भी करके इस बार गर्म कंबल लाना ही होगा। पिछले बार की ठंड तो कैसे भी करके गुजर गया था, पर इस बार का ठंड तो ज्यादा लग रहा है और दिसंबर के आते आते तो ये पूरे गांव वालों को ठंड में जमा देगा। भगवान करे इस बार सर्दी ज्यादा नुकसान न करे। हम जैसे गरीब किसान तो मौसम पर ही निर्भर रहते हैं। अगर सर्दी ने फसल जला दी तो बच्चों के लिए रोटी तक मुश्किल हो जाएगी। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ, तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। ललिता जब खेत पर चली जाती थी तो खुशबू सोनू का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी ललिता की मदद करती थी। इससे ललिता को घर के कामों में काफी मदद मिलती थी और सोनू की चिंता भी नहीं होती थी। एक दिन खेत पर महेश और ललिता बातें कर रहे थे। ललिता, अब खुशबू काफी समझदार हो गई है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद सोनू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पूरा गांव धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ चुका था। हर तरफ कोहरे की सफेद चादर फैली थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थीं मानो पूरे शरीर को जमा दें। लोग अपने घरों में आग तापते हुए बैठ गए थे। जानवर भी गुमसुम थे। ऐसे में फसल की रखवाली करना महेश के लिए और मुश्किल हो गया था। एक दिन जब ललिता खेत पर नहीं आई तो महेश बेचैन होने लगे और वो दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि सोनू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और ललिता उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ ललिता, तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये सोनू को क्या हो गया? देखिए ना महेश जी, सोनू सुबह से उठा ही नहीं। बुखार से इसका पूरा बदन तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वो भी दे दी, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा। हे भगवान, ये तो बहुत तेज बुखार है। तुम चिंता मत करो ललिता, मैं अभी जाके वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। महेश दौड़कर वैद्य को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो गांव के एक चौराहे के पास से गुजर रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग आदमी गांव के ही 2 लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 3 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। तो बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भर कर रखो ताकि ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। और हाँ, कोशिश करना कि बिना किसी जरूर के घर से बाहर मत जाना। ठंडी हवाएं सरसराहट पैदा कर रही थी। पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे डर से सहमे हों। चौराहे पर बैठे गांव वाले अपनी सांसों से निकलती भाप को देखते हुए आग की लपटों में गर्मी तलाश रहे थे। तभी उस बुजुर्ग आदमी की नजर महेश पर पड़ती है। अरे महेश, इतनी ठंड में किधर दौड़े जा रहे हो बेटा? बाबा, सोनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तेज बुखार, सुबह से उठा ही नहीं।
मैं वैद्य जी के घर जा रहा हूँ, दवा लानी है। अरे बुखार, इतनी ठंड में बच्चा कैसे सह पाएगा? महेश भाई, इतनी ठंड में वैद्य जी का घर काफी दूर पड़ता है, कोहरा भी बहुत है, ध्यान से जाना। महेश, तुम्हें पता है ना, इस बार ठंड पिछले कई सालों से ज्यादा कड़ाके की पड़ रही है। मुझे आज भी याद है, 3 साल पहले ऐसी ही ठंड आई थी, भयानक, बहुत भयानक। कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया छोड़ गए थे। लोग घरों में आग जलाकर भी कांप रहे थे। इस बार भी हवा में वही सिहरन है, वही खामोशी, वही खतरा। तो बाबा, हमें क्या करना चाहिए? इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचें? जितना हो सके खुद को बचाओ। घर में लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भर कर रखो ताकि बाहर निकलने की नौबत ही ना आए। और सुनो, बिना जरूरत घरों से बाहर कदम मत रखना। ठीक है महेश भाई, हिम्मत रखो। रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन तुम संभाल लोगे। जाओ बेटा, पर धीरे चलना, कोहरा धोखा दे सकता है। और सुनो, अगर रास्ते में किसी के घर की रोशनी दिखे तो एक बार आवाज दे देना, मदद मिल जाएगी। उसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है। ठंड का कहर और भी बढ़ चुका था। महेश जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुँच जाता है। वैद्य जी क्या आप घर पर हैं? वैद्य जी दरवाजा खोलकर घर से बाहर आते हैं। कौन है भाई? इतनी ठंड में कौन आया है? अरे महेश, तुम, क्या बात है? हालत खराब लग रही है तुम्हारी। महेश अपने बेटे सोनू के बारे में वैद्य जी को सब कुछ बताता है और फिर वो वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वैद्य जी सोनू को देखते हैं। वो सोनू की नब्ज को देखकर चिंतित हो जाते हैं। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे सोनू को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है वैद्य जी? महेश, सोनू की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए, मैं सोनू को बचाने के लिए जो भी होगा वो करूंगा। लेकिन महेश, वो दवाई बहुत महंगी है, इतनी महंगी कि गांव में कोई किसान उसे आसानी से नहीं खरीद सकता। 7 महीने तक रोज की दवाई देनी होगी, तभी सोनू पूरी तरह ठीक होगा। क्या तुम इतने पैसे जुटा पाओगे? मैं जुटा लूंगा वैद्य जी। मैं अपनी जान लगा दूंगा, खेत बेच दूं, मजदूरी करूं, कुछ भी करूं, लेकिन दवा जरूर लाऊंगा। बस आप बताइए मुझे क्या करना है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान, अब मेरे सोनू का क्या होगा? तुम चिंता मत करो ललिता, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना खेत मुखिया के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार सोनू की हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने खेत को जल्दी वापस छुड़ा लूंगा। ललिता से ऐसा बोलकर महेश मुखिया के पास जाने लगता है। उस गांव के मुखिया का नाम विराट सिंह था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, किंतु विराट सिंह बहुत ही बेईमान आदमी था। लेकिन उसकी पत्नी माधुरी देवी बहुत ही अच्छी औरत थी। उसके मन में हमेशा गरीब लोगों के लिए दया और आदर रहता था। तभी विराट सिंह के पास महेश कुछ पैसे उधारी लेने के लिए पहुंचता है। मालिक मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा सोनू बहुत बीमार है, उसकी हालत हर पल बिगड़ रही है। अगर इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो महेश, तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, लेकिन उधार ऐसे ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? हाँ मालिक, मेरे पास मेरा खेत है, उसे गिरवी रख दीजिए। बस आप पैसे दे दीजिए, मैं समय पर लौटा दूंगा। अरे ओ महेश, वही छोटा सा टुकड़ा जिसे तुम खेत कहते हो, उसे गिरवी रखकर मैं तुम्हें क्या दूंगा? 2 पैसे भी नहीं बनते उससे। इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें कि तुम मेरे पास पैसे लेने आ गए? चलो अब निकलो यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। मालिक, मेरे ऊपर तरस खाइए, मेरे बेटे की सांसें अटक रही हैं। मैं आपकी बहुत विनती करता हूँ, कृपा करके मना मत कीजिए। अगर मैं पैसे नहीं ला पाया तो मेरा बच्चा जी नहीं पाएगा। तरस? यहाँ तरस को कोई कीमत नहीं मिलती महेश। अगर सच में पैसे चाहिए तो सिर्फ खेत नहीं, तुम्हें अपना घर भी गिरवी रखना होगा, तभी मैं कुछ देने के बारे में सोचूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना मेरा वक्त खराब मत करो। महेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो स्तब्ध रह जाता है। घर जहां ललिता, सोनू, खुशबू रहते हैं, जिसकी दीवारों पर उनके सपने टिके हैं, उसे गिरवी रखने का मतलब था सब कुछ दांव पर लगाना। मालिक, आप जानते हैं मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा वो मेरी जान है। अगर घर भी गिरवी रखना पड़े
तो मैं रख दूंगा। बस एक बात का वादा कीजिए, आप मुझे पैसे दे देंगे ना? मैं मजदूरी करके जान लगाकर आपका उधार चुका दूंगा। ठीक है, घर और खेत दोनों मेरे नाम गिरवी कर दो, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हें कितना उधार दिया जा सकता है। लेकिन याद रखना, अगर एक भी किस्त चूकी तो घर और खेत सब मेरा। महेश अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। ललिता, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन मुखिया ने हमारे खेत और घर दोनों को गिरवी रख लिया है। सोनू के ठीक होते ही हम पैसे कमाकर सारा कर्जा उतार देंगे और अपना घर और खेत छुड़ा लेंगे। अब मैं पड़ोस के गांव जाकर सोनू के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी से जाकर सोनू के लिए दवाई लेकर आइए। मुझे सोनू की बहुत चिंता हो रही है। महेश भागता हुआ पड़ोस के गांव में जाता है। ठंड और धुएं की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे महेश दवाई लेकर अपने घर पहुंचता है। महेश जब अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर से रोने की आवाज आ रही है और पड़ोस के लोग भी उसके घर के पास खड़े थे। ये देखकर महेश घबरा जाता है और जल्दी से घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि सोनू के पास ललिता बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। सोनू के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। हमारा सोनू, हमारा लाल हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर महेश का पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और मानो जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो, वो अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगता है। महेश अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। महेश का मन अब खेती में नहीं लगता है। वो कुछ दिन ऐसे ही घर पर रहकर बिता देता है। ललिता, घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है। ऐसे में मैं कब तक यूं ही घर पर पड़ा रहूं? मैं खेत पर जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम घर पर रहीं। खुशबू बेटी का ध्यान रखना, उसकी पढ़ाई मत रुकने देना। उसकी हंसी अब इस घर में बची आखिरी रोशनी है। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे महेश? इतना बड़ा खेत, हल चलाना, बोवाई करना, सिंचाई, सब अकेले? कुछ तो सोचिए, आप पहले ही बहुत टूट चुके हैं। करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपना खेत वापस लेना है, घर वापस पाना है। मैं हार नहीं मान सकता। मेरे बेटे की यादें उसी मिट्टी में बसती हैं। उसे मैं किसी और के हाथों गिरवी नहीं छोड़ूंगा। महेश रात दिन मेहनत करता है। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत जाता है, लेकिन इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो अपना घर और खेत छुड़ा सके। एक दिन विराट सेठ ने अपने आदमी को महेश के घर भेजकर बुलवाया। तो महेश, आ ही गए तुम। 3 साल हो गए, 3 साल, लेकिन तुमने न तो मेरा दिया हुआ कर्ज लौटाया और न उसका ब्याज। मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना अपने खेत और घर को खाली कर दो। समझ में आया? मालिक, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसका सिर कहाँ पना लेगा? कृपा करे सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं खेत के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। तुम जैसे लोगों की यही समस्या है, मेहरबानी की आदत लग जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। यदि तुम्हें अपना घर और खेत वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के भीतर मेरा पूरा पैसा ब्याज सहित चुकाना होगा। 1 हफ्ता बीतते ही अगर पैसा नहीं दिया तो खेत भी मेरा, घर भी मेरा और तुम लोग सड़क पर। विराट सेठ की बातें सुनकर तो महेश जैसे टूट सा गया था। महेश निराश होकर घर लौट आता है। ललिता दरवाजे पर खड़ी थी। महेश का उतरा चेहरा देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ महेश? सेठ जी ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? ललिता, उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर हम 1 हफ्ते में सारा कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें अपना घर और खेत खाली करना पड़ेगा। हे भगवान, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जाएंगे हम? खुशबू का क्या होगा? महेश, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। हम पर इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूट पड़ा? रो मत ललिता, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर मुखिया के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कोई काम दिला दे। उस रात महेश और ललिता दोनों को नींद नहीं आई। समय कम था, रास्ता कोई ना था और भविष्य धुंध की तरह सामने धुंधला हो चुका था। महेश अगले दिन मुखिया के घर काम की तलाश में चला जाता है। अब क्या लेने आए हो महेश? तुम जैसे लोगों से तो मेरी हवेली का साया भी दूर रहता है।
तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? मालिक, मुझ पर दया करिए। मैं खेत में सुबह से रात तक मेहनत करता रहा, लेकिन इतना पैसा नहीं जोड़ पाया कि आपका दिया हुआ कर्ज चुका सकूं। और अब घर, जमीन सब चला गया। मालिक, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपकी कृपा हो तो कोई छोटा मोटा काम बस जीने लायक दिलवा दीजिए। ठीक है महेश, कल से आ जाना। गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, तो सुबह ठीक 7 बजे आ जाना। लेकिन शाम 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। काम बहुत है, आराम बिल्कुल नहीं। अगर एक दिन भी देर की तो समझ लेना काम से भी निकाल दूंगा। और सुन, मजदूरी भी उतनी ही मिलेगी जितनी मैं ठीक समझूंगा, समझ गए? धन्यवाद मालिक, मैं कल जरूर आऊंगा। चाहे आंधी आए, बारिश आए या जान ही क्यों न चली जाए, मैं देर नहीं करूंगा। और सुन महेश, ये नौकरी समझकर मत करना, ये तुम्हारी औकात है। याद रखना, मैंने एहसान किया है तुम पर। महेश जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करने लगता है, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर इतने पैसे जमा नहीं कर पाता कि वो अपना घर और खेत जमींदार से छुड़ा सके। इसलिए विराट सेठ महेश के घर और खेत पर कब्जा कर लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। महेश अपनी पत्नी और बेटी खुशबू को लेकर मुखिया के पास जाते हैं। मलिक, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी ललिता आपके घर का सारा काम करेगी। महेश, तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो कि अब दया मांगने लगे हो। हवेली में रखने का मतलब क्या है पता है तुम्हें? एक बार रहने दिया तो फिर जिंदगी भर चिपके रहोगे। नहीं मालिक, हम कोई बोझ नहीं बनेंगे। आप जहाँ कहेंगे, जिस कमरे में कहेंगे, जिस हालत में कहेंगे, वहीं रह लेंगे। बस मेरी बेटी, उसकी उम्र छोटी है, सर्दी में बाहर रह नहीं पाएगी। ठीक है, रहना है तो एक ही रास्ता है। ललिता सुबह से शाम तक हवेली का पूरा काम करेगी, बिना छुट्टी, बिना आराम। और तुम गोदाम में 2 गुना काम करोगे। सुबह 7 नहीं, अब 5:30 बजे आना होगा और रात तक जाना होगा। और हाँ, अगर जरा भी गलती किया, काम में ढील दी, तो उसी वक्त बाहर फेंक दूंगा। मालिक, जो भी शर्त हो हम मानेंगे। बस मेरी पत्नी और बच्ची को एक छत मिल जाए। इसे पुराने गोदाम के पीछे वाली टूटी खपरेल वाली जगह दिखा दो, वही इन लोगों के लायक है। और हाँ, उसे साफ करवाना भी मत, जैसी है वैसी रहने दो। इनके नसीब में इसी तरह रहना लिखा है। महेश के चेहरे पर दर्द, अपमान और मजबूरी सब एक साथ उभर आते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि यही उसकी किस्मत थी और उसकी बेटी की जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी थी। विराट जी, क्यों इन बेचारे लोगों की मजबूरी का इतना निर्दयी फायदा उठाया जा रहा है? ये लोग भी इंसान हैं, इनका भी घर परिवार है, एहसास है। इतनी ठंड में ये छोटी बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी? क्यों नहीं आप थोड़ी सी इंसानियत दिखा देते? विराट सेठ तमतमा जाते हैं। बस, आप बस चुप ही रहिए मधुरी। हर बात में बीच में पड़ने का आपकी आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बड़े आई दानवीर बनने। अगर आपका बस चले तो सारा पैसा, सारी दौलत, सारी जमीन इन भूखे नंगे कंगाल लोगों पर लुटा देंगी आप। विराट जी, गरीबी कोई पाप नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो दूसरों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बस माधुरी, एक शब्द भी मत बोलो। मेरे फैसले मेरे घर में मैं करता हूँ। ये लोग रहने आए हैं, मेहरबानी समझकर आए हैं, हक जताने नहीं। जो मिल रहा है चुपचाप स्वीकार करो, ज्यादा भावुक बनने की कोशिश मत करना। माधुरी देवी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे महेश और ललिता की ओर देखती हैं, जैसे दिल से उनके दर्द को महसूस कर रही हों। अब बहुत हो चुका। अरे ओ रमुआ, इन लोगों को उस टूटी खपरेल वाले कमरे तक ले जा। और हाँ, काम के बारे में जो बातें मैंने कही थी ना, सब अच्छी तरह समझा देना। चूक हुई तो अगली सुबह इनकी चीजें बाहर फेंक दी जाएंगी, समझे? नौकर रमौट डरते डरते आगे आता है। महेश, अपनी बेटी और ललिता, पूरा परिवार चुपचाप नौकर के पीछे पीछे चल देता है। पीछे खड़ी मधुरी देवी उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं।
पर वे कुछ कर नहीं पाती। अगले दिन माधुरी देवी महेश के कुटिया में आया और बोली, महेश, ललिता, मैं तुम दोनों का दर्द और सहन नहीं कर पा रही। तुम्हारी हालत देखकर मेरी आत्मा कांप उठती है। मालकिन, आप यहाँ? अगर सेठ जी को पता चल गया तो? डरो मत, मैं सावधानी से आई हूँ। किसी ने मुझे देखा नहीं। देखो, ज्यादा नहीं है, पर इतना जरूर है कि तुम लोग किसी और गांव में नई जिंदगी शुरू कर सको। मालकिन, हम गरीब हैं, पर भीख नहीं लेते। हम पर दया मत दिखाइए। अगर हम चले भी जाएं, तो गांव वाले पूछेंगे कि हम अचानक क्यों भागे, और फिर मुखिया के आदमी पीछा करने लगेंगे। हम कहाँ छुपेंगे? महेश, ये भीख नहीं है, ये एक माँ का दिल है जो तुम्हारी बच्ची की हालत देख नहीं पा रहा। अगर तुम यहाँ रुके तो मुखिया तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को दिन रात खपाता रहेगा। तुम्हारी बच्ची भी हर समय भूखी प्यासी रहेगी। क्या यही चाहते हो? महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुप हो जाता है। पर मालकिन, आप हमें यहाँ से भागने देंगी कैसे? हर तरफ पहरेदार बैठे रहते हैं, रात में भी कोई आराम नहीं। अगर हम पकड़े गए तो हमारी जान नहीं बचेगी। तुम लोग आज रात का इंतज़ार करो। जब पहरेदारों की आखिरी पहरे की घड़ी खत्म होगी, लगभग 12 बजे वे अपनी झोपड़ियों में सोने चले जाएंगे। उसके बाद पीछे की बाड़ में एक जगह है जहाँ लकड़ियों का ढेर लगा है। मैं वो लकड़ियाँ सावधानी से हटाकर एक छोटा रास्ता खोल दूंगी। तुम तीनों वहीं से निकल जाना, कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। मालकिन, आप इतना सब क्यों कर रही हैं हमारे लिए? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इंसानियत डर से बड़ी होती है ललिता, और क्योंकि भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और महेश, तुम्हें अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना होगा। यहाँ रहकर तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे हुए पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहाँ मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था ललिता और छोटी बहन का नाम सुनीता। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से यह घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी ललिता और सुनीता पर आ गई थी। बड़ी बहन ललिता गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन सुनीता चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम ललिता काम से लौटी थी और सुनीता भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। ललिता सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। बस भगवान से दुआ करो कि कल बारिश न हो और हमारी सारी लकड़ी बिक जाए। आज की दाल रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। दीदी, आप हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो। कभी तुम भी घर में आराम करो ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तू फिर क्या वही बातें ले बैठ गई? सुनीता, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हैं। हम अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता। चाहे घर कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था।
ललिता और सुनीता ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और बीच-बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे ललिता और सुनीता, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है, जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अब भी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा। ये बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बहनें लकड़ियां बेच के घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। ललिता और सुनीता अपने घर के अंदर बैठी थीं। दीदी, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गई, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। बहनें रात की खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठी रही। दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत सुनीता, याद रख, कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। यह रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा के यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा। तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। बेटियों, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काकी को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चियां इतनी तेज आंधी बारिश में कैसी होगी, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। काका, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह यह घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं। और लगभग बारिश की मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़े फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारी हाल पूछने आए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। लेकिन बेटी, हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहां आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं काका, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जनता हूँ ललिता, इसलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काकी और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटी, अभी मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना काका, चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलत हूँ। ये बोल के राजेंद्र काका दोनों बहनों की हालचाल पूछ के वहां से चला जाता और दोनों बहनें भी काम में लग जाती हैं। ललिता पानी भरने नदी में जाती है और सुनीता रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था। खेतों में हरियाली लौट रही थी और यहाँ गांव का जमींदार रघुनाथ और मुखिया बालकृष्ण दोनों आपस में मिले हुए थे और उन दोनों का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके उन दोनों अनाथ बहनों का जमीन को हथियाना। उस दिन सुबह गीता और सीता
घर के आंगन में अनाज सुखा रही थीं। चूल्हे पर सुनीता चावल बना रही थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। देखो देखो, यहाँ कौन है? आज तो मौसम भी हमारी बात सुनने निकला है। ललिता जी, सुनकर खुशी हुई कि तुम घर पर हो। राम राम जमींदार बाबू, आप आए, क्या बात है? उत्साह की तैयारी हो गई। तैयारी? हाँ, पर तैयारी के लिए रुपए चाहिए। हर घर का हिस्सा तय है, यह नियम है। हमारे पास जो मिलता है वही हम दे देते हैं। आज लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही हमारा कुछ है। किस किस्म का बहाना? तुम्हारे घर पर लकड़ी बेचकर जो आता है उसी से क्या उम्मीद है? चौपाल पर कल नाम ना आने पाए, यह सोचो। सुनीता अब तक चुप थी, मगर रघुनाथ के मुंह से यह सब बात सुन के वह बात सह नहीं पाई। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं। यह तो अन्याय है। ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्मानीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। ललिता ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती रुपए लेना सही नहीं है। उत्सव गांव वालों की खुशी के लिए होता है, न कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से उत्सव सजाने का काम कर देंगे, लेकिन रुपए देना हमारे लिए असंभव है। पहले ही लगातार बारिश होने के कारण हम दोनों अनाथ बहनें जैसे तैसे कर अपना गुजारा चला रहे हैं। रघुनाथ और बालकृष्ण दोनों ललिता की उनकी अपमान करते हुए बोले, बालकृष्ण, ये लड़कियां हमें उपदेश दे रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम रुपए लेना छोड़ देंगे। देखो लड़कियों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। हम चाहे तो तुम्हें यूं ही यहाँ से निकाल सकते हैं। उनके धमकी और अपमान को देखकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलती है, नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि गांव वालों के रुपए का हिस्सा उत्सव से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया को उनके इल्जाम लगाने पर बहुत गुस्सा आया और बालकृष्ण ने गुस्से में बोला, रघुनाथ जी, छोड़िए इन्हें। चलिए चौपाल पर इनका नाम पूरे पंचायत में बोलते हैं और इनको उत्सव में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। रघुनाथ ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना लड़कियों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा, और फिर ये सभी का जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इतना कहकर दोनों ओर उनका नौकर चले गए। ललिता और सुनीता देर तक खामोश खड़ी रहीं। हवा में अजीब सा बोझिलपन था और कहीं न कहीं ललिता और सुनीता को डर था कि मुखिया और जमींदार अपने आज हुए अपमान का बदला कभी न कभी जरूर लेगा। दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने पंचायत पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डटकर खड़ा होना होगा। सुनीता ने अपनी दीदी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि आग की तरह चमकता हुआ साहस था। हाँ दीदी, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा? क्या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह ललिता और सुनीता कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया
गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले उत्सव के बारे में बता रहे थे। गांव वालों, इस साल का उत्सव हमारे गांव की शान है। हर घर से रुपए लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। अन्यथा अगर कोई भी गांव वाला किसी भी प्रकार का बहाना बनाता है, तब हम लोग उसे उत्सव में घुसाने भी नहीं देंगे। आगे तुम लोग सोच लो। हाँ, और जिसने उत्सव के लिए रुपए देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। मुझे खुश रखोगे तो तुम लोगों का ही भलाई होगा और किसी का नहीं होगा। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी मुखिया की नजर ललिता और सुनीता पर पड़ी। अरे देखो तो, यह दोनों बहनें भी खड़ी हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर उत्सव में रुपए नहीं दे सकते। गांव से दूर हो ही, अब समाज से भी दूर हो जाओगी। दीदी, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रह सुनीता, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे। ललिता आगे बढ़ी और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो 2 अनाथ बहनें हैं। जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। उत्सव में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन रुपए देने की ताकत हम में नहीं। कृपा करिए, हमें माफ कीजिए। और जब माँ बाबूजी थे, तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल रुपए देते थे। लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझे। क्या कहा तूने? रुपए नहीं दोगी? गांव का उत्सव कोई बच्चों का खेल है। अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो उत्सव ही ना लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चली है। हाँ ललिता, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है, लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहे तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दें, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। गांव वाले यह सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुनीता डर रही थी, लेकिन ललिता का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा। गांव का उत्सव सबका होता है, लेकिन क्या उत्सव गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग दोगे तो ही उत्सव चल पाएगा। हम अनाथ बहनों से रुपए लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है। दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहे तो हमें उत्सव की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती रुपए नहीं देंगे। ललिता की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया और सुनीता भी आगे आकर बोलती है, सही कह रही हैं। हम तो उत्सव में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे वो तो हमारे पास है ही नहीं, और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ रुपए की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम बहनों को रुपए के नाम पर परेशान करते हो। मुखिया का चेहरा लाल हो गया। सुनीता की बात उसके सीधे दिल पर आ लगी थी। वो समझ गया कि सुनीता क्या कहना चाहती है, और जमींदार गुस्से में बोला, अरे ओ लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी। थोड़े आवाज नीची करके बात कर। यह जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रही है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही है। इनका हाल सबको पता है। इनसे जबरदस्ती रुपए लेना ठीक नहीं। जो सेवा यह बहनें करती है, वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार की हुक्म चलता है। गांव के उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। मुखिया की बात सुनकर अब गांव की औरतें भी बोलने लगीं। ये सच्ची मेहनत करता है, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे रुपए लेंगे तो हम सब भी अपना रुपए रोक देंगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी।
जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मुखिया और जमींदार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, इन बहनों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। हमसे दुश्मनी तुम गांव वालों के लिए ठीक नहीं होगा और इसका जिम्मेदार तुम सब गांव वाले ही होंगे। यह कहकर वह अपने नौकर और मुखिया को लेकर आगे बढ़ गया। मुखिया ने जाते जाते सुनीता और ललिता को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं, मानो कह रहा हो कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। सुनीता थोड़ी सी डरी हुई होती है। डर मत सुनीता, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वाले जमींदार और मुखिया से डर के भी बहनों का साथ दिया था और दोनों बहनों का हिम्मत देख के सब खुश होते हैं। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों बहनें देर तक सो न सकीं। जंगल की हवा में सरसराहट थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। ललिता जानती थी कि असली लड़ाई अब भी शुरू हुई है। अगली सुबह दोनों बहनें चिंतित अवस्था में एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों डरी हुई थीं। दीदी, रात को आंखें बंद करूं तो वही छवि आ जाती है, मुखिया और जमींदार की आंखों की चुभन। वे जाते जाते कुछ कह रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनकी साजिश हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। मैं सो नहीं पा रही। मुझे तो यह लग रहा है कि मुखिया और जमींदार और उसके नौकर सभी मिलकर आज रात कोई साजिश रचा रहा है हमारे खिलाफ। मैं भी नहीं सो पा रही सुनीता, तू ठीक बोली। वे शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नजरों में सिर्फ फायदा है। हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की वही उन्हें सही नहीं बैठ रही। उन लोग मिलकर हमारे जमीन को हमसे छीनने का ही बात कर रहे होंगे। और यहाँ जमींदार के घर कमरे में उसका एक नौकर और मुखिया बैठा हुआ है। हम कितने समय से उनकी जमीन पर नजर डाले हुए हैं। पहले एक बार उस जमीन के बारे में दोनों लड़कियों से बात करने गया था मैं एक दिन, उससे वह जमीन खरीदने, लेकिन उसने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया था। आज भी नहीं भुला पाता हूँ और उसी को कल फिर दोहराया है। मुझे अब उनकी वह जमीन लेकर उनसे बदला लेना ही होगा। हमारा फायदा भी तो है। अगर सुनीता और ललिता की जमीन हमारे हाथ में आई तो हम वहां आपके नशीली दवाओं का व्यापार को बढ़ा भी तो सकेंगे, और वहां हम लोग बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के वहां नकली दवाइयां भी बना सकते हैं। अरे वही तो मैं कब से चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। मेरे नकली दवाइयों का व्यापार के लिए वह जगह एकदम सही है। अब हमें यह उत्सव के नाम पर ही उन्हें वहां से खदेड़ने का मौका मिला है, और अगर गांव वाले भी उनके तरफ से बोले तो सबके सामने दोनों बहनों को कुछ पैसे देकर उस जमीन से निकाल फेंकेंगे। अगर इसके बाद भी बातें नहीं बनती तो हम उन बहनों को डरा धमका के भगा देंगे। यही सब बात करके मुखिया और जमींदार यह योजना बनाकर सुबह को ही बहनों के घर मुखिया और जमींदार अपने नौकर के साथ आते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगा। तुमने जो उत्सव में अपना योगदान न देकर पूरे गांव का अपमान किया है, उसका भुगतान करना ही होगा। अब बात रुपए की नहीं। अब या तो ये जमीन छोड़कर ये यहाँ निकल जाओ, या तो पूरी जिंदगी समाज से अलग रहो। तब तो तुमको कुछ हो भी गया तो समाज के नियमों की वजह से तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये हमारी माँ बाप की जमीन है। आप लोग कानून और लोगों का विश्वास का गलत फायदा मत उठाओ। हम जानते हैं जब जमींदार जी और आपकी नजर बरसों से हमारी इस जमीन पर थी, लेकिन हम आपको ये जमीन कभी नहीं देंगे। चाहे तो हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए है, लेकिन हम लोग तुम्हें इस जमीन को लेने नहीं देने वाले। तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम दोनों इस जमीन का करोगे क्या? आखिर में दोनों को लकड़ियां ही तो बेचने जाना है। इससे अच्छा जमीन हमें देकर निकल जाओ, कहीं और हम तुमको पैसे भी दे देंगे। नहीं तो हम लोग अपने आदमियों को बोलकर तुझे यहाँ से खदेड़वा देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम ये माँ बाबूजी की संपत्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। जमींदार और मुखिया को दोनों बहनों की जिद देख के बहुत गुस्सा आया और मुखिया बोला,
ठीक है, फिर देखना अब तुम्हें समाज में कैसे बेइज्जत करता हूँ और समाज से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर देखूंगा तुम लोग कैसे और कहाँ लकड़ियाँ बेच के घर चलाते हो। यह बोल के सब वहाँ से गुस्से से निकल गए। दोनों बहनों को यह सुनकर बहुत डर लगता है और दोनों चिंतित होकर गांव के राजेंद्र काका के पास जाते हैं, जो कि उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। बेटियों, क्या हुआ? तुम दोनों थोड़े चिंतित लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ बात हुआ है क्या? तुम लोगों का चेहरा उदास लग रहा है। काका, वे लोग जमींदार और मुखिया वे हमारी जमीन पर नजर डाल रहे हैं। आज वे लोग हमें धमका कर गए और इसीलिए हम डरे हुए हैं। हम लोग किसी भी कीमत में ये जमीन नहीं छोड़ सकते। ये जमीन माँ बाबूजी का आखिरी निशानी है। इन्हें अपनी डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना कोई नई बात नहीं, पर डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों के पास तो जमीन के कागजात है ही, तो कागज संभाले रखना। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं है, पर इन दोनों लड़कियाँ बात माने तब ना। मैं जानता हूँ ये दोनों वो घर कभी नहीं छोड़ के आएंगे। वहाँ उनकी यादें हैं। ये दोनों भी अपने पिता जैसे ही हैं। लेकिन बेटियों, तुम लोग चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर प्रताप के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। उनकी कई गांव में चलती है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। हमारे गांव के मुखिया चुनना भी उनके ही हाथ में होता है। काका, क्या ठाकुर जी हम लोगों का मदद करेंगे? चिंता मत करो, ठाकुर जी सच्चे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी को बताकर आता हूं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और ठाकुर प्रताप सिंह सभी का मदद करता है, तो तुम लोगों का मदद भी जरूर करेगा। थोड़े समय बाद राजेंद्र काका ठाकुर प्रताप सिंह के पास आता है। ठाकुर बड़े सख्त पर न्याय प्रिय किस्म के थे। राजेंद्र काका सब कहानी ठाकुर को विस्तार से बताते हैं कि कैसे मुखिया और जमींदार उन दोनों को उत्सव के नाम पर उन दोनों का जमीन को हड़पना चाहता है और उसके उन दोनों अनाथ बहनों के जमीन को हथियाकर उसमें नकली दवाइयों का व्यापार करना चाहता है। ठाकुर साहब दोनों बहनें अनाथ है। उनकी माँ बाप ने वर्षों पहले इस जमीन पर मेहनत की। अब जमींदार और मुखिया उसे छीनना चाहते हैं। वे पहले से ही कुछ गलत काम करते रहे हैं, कुछ अवैध व्यापार भी करते हैं और यही जमीन उनके गलत काम के लिए काम आ सकती है और इसलिए वह लोग अनाथ लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। मैं भी सुन चुका था कि रघुनाथ की नजर किसी की जमीन पर थी, जो कि वह कोई अवैध व्यापार और नकली दवाइयां बनाकर बेचना चाहता है। पर अब जब खबर पुख्ता है, तब कदम उठाना पड़ेगा। तुमने क्या सबूत प्रस्तुत किए उन लोगों के खिलाफ? अभी कोई सबूत